स्टूडेंट्स, देखो आज अगला चैप्टर है अपना। अपन ने पिछले वीडियो में जो मौलिक अधिकार चैप्टर चल रहा था उसका आज लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में आपको मौलिक अधिकार का जो लास्ट मौलिक अधिकार है उसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो देखो सबसे पहली चीज तो कि अपन ने कौन कौन से मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं। तो 5 मौलिक अधिकार हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था समानता का अधिकार। कौन सा पढ़ा था? समानता का अधिकार। दूसरा हमारा कौन सा था? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। आज हमारा जो 6 नंबर अधिकार है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो 6 नंबर जो अधिकार है उसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखो ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये आपके एकमात्र अनुच्छेद है और वो अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 32। तो देखो ये अधिकार थोड़ा सा बड़ा है, इसको समझना भी अच्छे से है, टॉपिक भी बहुत अच्छा है। तो देखो सबसे पहले अपन इसकी शुरुआत करते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का मतलब क्या होता है, ये सर अधिकार क्यों बनाया गया? तो सबसे पहले तो इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज हमें दी जाती है। जैसे मान लो कि कोई भी काम अपन को हर प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली है, अपन को बहुत सारे मौलिक अधिकार मिले, लेकिन उसको कंट्रोल मतलब वो हकीकत में हमें कौन दिलाता है, वही चीज इसमें बताई गई है और वही अधिकार कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब इसका शाब्दिक अर्थ यही है, अर्थ आपको याद रखना है कि मौलिक इसके तहत मौलिक अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय की शरण ली जाती है। मतलब है कि यही हमारा कौन सा अधिकार कहलाता है बेटे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें स्पष्ट बताया गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 32 में, जिसमें स्पष्ट बता दिया गया इसका अर्थ क्या होता है। तो इसके तहत मौलिक अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय की क्या ली जा सकती है बेटे? शरण ली जा सकती है। मतलब यदि आपको जो हमारा जो अधिकार है मैम जो कोर्ट के माध्यम से मिलता है, तो कोर्ट में ले जाने वाला जो अधिकार है वो कौन सा? आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब इस अधिकार के बारे में हमारे जो संविधान निर्माता थे जिसका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने सबसे बड़ी बात कही थी इसके बारे में। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा था कि यदि मेरे से कोई पूछे कि आपको संविधान में सबसे बेस्ट क्या लगता है, तो मैं तो सीधा एक ही बात कहूंगा कि वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान में नहीं है तो इसका मतलब संविधान क्या है? शून्य है। क्या बेटे? शून्य। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि यदि मुझे पूछा जाए कि संविधान में क्या है, तो मैं जवाब में बोलूंगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यही क्या है? संविधान है। किसने बताया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और इसी कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा गया। आत्मा एवं हृदय की संज्ञा किसने दी थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अब सर यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया
कि सर आपने प्रस्तावना में भी यही बात बताई थी कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, अच्छे से समझ लेना इसको। यदि आपसे क्वेश्चन शॉर्ट में छोटे टाइप में यदि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो डायरेक्ट आंसर होगा प्रस्तावना। क्या होगा? प्रस्तावना। आपको पता है प्रस्तावना को किसने कहा था? डॉक्टर ठाकुर प्रसाद भार्गव नाम का एक था व्यक्ति, उसी ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। और उसी प्रकार यदि अपन कहें तो मौलिक अधिकारों में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। क्या कहा था बेटे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने से संविधान की क्या बताई बेटे? आत्मा बताई। तो ये चीज भी अपन को इसमें ध्यान रखना है। तो ये अधिकार, अब इस अधिकार को क्या कहते हैं? सभी अधिकारों का गॉड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? गॉड मतलब भगवान कहते हैं। भाई वही चीज है कि अपन के सबके पास में कोई भी दर्द होता है या कोई भी विपत्ति आती है, कोई भी परिस्थिति आती है, तो अपन किसका नाम लेते हैं? भगवान का। तो वही चीजें यदि हमारे मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत या परिस्थिति आए, तो अपन उस परिस्थिति से निजात पाने के लिए किसके पास में आएंगे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के पास में। तो सर फिर ये हमें न्याय देगा कैसे? तो ये देखना है, ठीक है। तो देखो इसी मौलिक अधिकार के अंदर आपको किस प्रकार से न्याय मिलती है, वो चीज अपन को इसमें पढ़ना है। तो देखो इसके तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के तहत राज्य का उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है। तो ये चीज आपके कौन से स्थिति में बताई गई है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार में, जिसमें स्पष्ट बता दिया गया है कि इसके तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत कौन बेटे? सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 22 या 226 के तहत राज्य का उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट याचिका जाहिर या दायर या जारी की जाती है। अब सर वो कौन कौन सी है? तो एक बार उनका नाम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले उसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अंग्रेजी में भी याद रख सकते हो, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। फिर इसके बाद में जो दूसरी दी गई है वो कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी आपके दी गई है परमादेश। क्या दी गई है? परमादेश, जिसे कहते हैं मैंडेमस, ठीक है। ये अंग्रेजी मैंने हिंदी में लिखी ताकि आपको अच्छे से याद रहे, क्योंकि कई बार सीधा अंग्रेजी में ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में जो तीसरी है वो कौन सी आपके? तो वो है आपके प्रतिषेध। कौन सी रीट है बेटे? प्रतिषेध। प्रतिषेध को कहते हैं प्रोहिबिशन। और इसके बाद में जो आपके चौथी रीट है उसको कहते हैं उत्प्रेषण। और उत्प्रेषण को अंग्रेजी में अपन कह सकते हैं सार्टोरी। और फिर इसके बाद में जो पांचवी है वो आपके अधिकार पर्चा। क्या है? अधिकार पर्चा। इस अधिकार पर्चा को कहा जाता है क्यूबा वारंट। क्या बोलते हैं? क्यूबा वारंट। तो ये चीज अपन को ध्यान रखना इसमें। तो देखो एक बार वापस मैं बता देता हूं कि इसके तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं
अनुच्छेद 226 के तहत राज्य का उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है, जिसमें पहली कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, और दूसरी कौन सी है, परमादेश मैंडेमस, तीसरी कौन सी है, प्रतिषेध जिसे कहते हैं प्रोहिबिशन, और चौथी कौन सी, उपरेशन रीट जिसे कहते हैं सार्टोरी, क्या बोलते हैं, सार्टोरी, हालांकि इसे शॉर्ट में बोला गया है, और पांचवी कौन सी, अधिकार पर्चत जिसे कहते हैं क्यूवा वारंटो, किस नाम से प्रदर्शित होता है, क्यूवा वारंटो के नाम से। तो ये चीज अपन के यहाँ तक समझ में आए। अब अपन एक एक रीट को पढ़ते हैं कि कौन सी रीट में क्या बात बताई गई है। तो देखो सबसे पहले अब देखो सबसे पहली जो रीट है वो कौन सी है। तो सबसे पहली जो रीट है उसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिससे अपन अंग्रेजी में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। अब देखो ये क्या किस प्रकार की रीट है। अब देखो मैं अच्छे से समझाऊंगा, इन चीजों को आपको विशेष तौर से समझना है बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको विशेष तौर से आपको ध्यान भी रखना है। तो देखो मैं पहले थ्योरी लिख देता हूं। इसके तहत बंदी या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटों के अंदर न्यायालय में पेश करना अनिवार्य है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो रीट है ये सबसे पहले क्या बात कहता है कि इसके तहत बंदी या गिरफ्तार किया गया जो व्यक्ति है उसको 24 घंटों के अंदर, मतलब है कि न्यायालय में पेश करना क्या बेटे, अनिवार्य है। ठीक है सर, इससे क्या होता है। तो देखो जिसका तहत अवैध गिरफ्तारी को रोका जा सकता है। तो ये बात अपने कौन से में रीट में बताई गई है बेटे, सबसे पहली रीट कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। समझ में आई सबके। बंदी प्रत्यक्षीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हैबियस कॉर्पस, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि इसका तहत बंदी या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटों के अंदर कहां पे पेश करना अनिवार्य है, न्यायालय के अंदर, जिसमें आपको ध्यान रखना यात्रा या जो छुट्टी अवकाश का समय उसमें शामिल नहीं होता है, और जिसके तहत अवैध गिरफ्तारी, मतलब इसका जो फायदा है, सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो हमें क्या होगा कि इससे अपन अवैध गिरफ्तारी को रोका जा सकता है। मतलब है कि जो बिना फालतू के लोग जो गिरफ्तार होते हैं उनको अपराध होने से बचाया जा सकता है। तो ये चीज अपन को किसमें याद रखना बेटे, बंदी प्रत्यक्षीकरण में रह जाएगी यार। अब उसी प्रकार अगली जो आपके 2 नंबर दी गई है वो देखो कौन सी है। आपके 2 नंबर, पहली तो हो गई बंदी प्रत्यक्षीकरण और दूसरी आपके परमादेश। कौन सी बेटे, परमादेश। तो देखो परमादेश को देखते हैं एक बार क्या होता है इसमें। तो परमादेश में किन किन बातों का ध्यान रखना है। परमादेश जैसे अपन कह सकते हैं मैंडेनेस। अब सर इसमें क्या क्या होता है। तो देखो ये जो रीट है ना, ये रीट उच्च अधिकारियों के द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को जारी की जाती है, जिसमें किसी अधीनस्थ अधिकारी को उसके कर्तव्य के प्रति
सजग किया जाता है, किया जाता है। तो ये बात आपके कौन सी जो रीट है उसमें बताई गई है बेटे, परमादेश में। परम प्लस आदेश, मतलब याद रख लेना शॉर्ट में कर्तव्य। क्या याद रख लेना? कर्तव्य। परम मतलब आदर और कायन आदेश मतलब एक ऐसा आदेश जिसके प्रति किसी व्यक्ति को उसके कर्तव्य के प्रति सजग करने के लिए जो रीट जारी होती है वो कौन सी बेटे? परमादेश। ये रीट हमेशा उच्च अधिकारियों के द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी को जारी करते हैं जिसमें वो अपने कर्तव्य के प्रति क्या हो जाए? सजग हो जाए। इस प्रकार की रीट कौन सी कहलाती है बेटे? परमादेश। समझ में आई सबके? अब देखो अगली रीट कौन सी है। परमादेश के बाद में तीसरी रीट आपके आती है प्रतिषेध। तीसरी आपकी रीट है प्रतिषेध। प्रतिषेध को कहते हैं प्रोहिबिशन। अब देखो प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है प्रतिषेध रीट के अंदर, तो ये अपन को इसमें ध्यान रखना है। प्रोहिबिशन का प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना। क्या करना? मना करना। तो ये रीट हमेशा ध्यान रखना, ये रीट सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है। मतलब ये जो रीट दी गई है ये रीट आपके सर्वोच्च उच्च न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है। ठीक है, पहली चीज तो ये याद रखना जिसमें अधीनस्थ न्यायालयों को किसी मामले में कार्यवाही करने से मना करने के लिए जारी की जाती है। तो ये जो रीट है ये कौन सी है बेटे? प्रतिषेध रीट है। कौन सी रीट है बेटे? प्रतिषेध रीट है। प्रतिषेध का रीट का मतलब ही क्या होता है? मना करना होता है। तो देखो ये रीट सर्वोच्च उच्च न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय को किसी मामले में कार्यवाही करने से मना करने के लिए जारी की जाती है, क्योंकि अब वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि अब वह कार्य उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो ये जो बात बताई गई है ये आपके कौन सी रीट में बेटे? प्रतिषेध रीट में। तो समझ में आई प्रतिषेध रीट किसे कहते हैं? तो प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? मना करना। क्या हो गया बेटे? मना करना। और प्रतिषेध रीट के अंदर आपको परिभाषा के रूप में क्या लिखना है कि ये रीट है सर्वोच्च उच्च न्यायालय के द्वारा अपने जो छोटे न्यायालय होते हैं उनको जारी की जाती है, जिसमें जो छोटे न्यायालय होते हैं उनको किसी मामले में कार्यवाही करने से क्या किया जाता है? मना किया जाता है, और क्योंकि वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं रहा है। तो ये जो रीट होती है ये कौन सी कहलाती है बेटे? प्रतिषेध रीट। तो ये भी समझ में आया आपके। अब देखो अगली रीट कौन सी है बेटे? अब देखो अगली जो रीट है वो आपके कौन सी दी हुई है? तो अगली देखो 4 नंबर जो रीट है वो आपके उत्प्रेषण रीट। कौन सी बेटा? उत्प्रेषण रीट, जिसे अपन कहते हैं सारटो। अब देखो उत्प्रेषण रीट का अर्थ क्या होता है? उत्प्रेषण का मतलब होता है सूचना प्राप्त करना। क्या होता है? सूचना प्राप्त करना। ये अर्थ याद रखना बस, ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो देखो ये रीट भी आपको हमेशा ध्यान रखना, ये रीट सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ
न्यायालयों को जारी की जाती है, जिसमें उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले के बारे में अधीनस्थ न्यायालयों से सूचना प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? सूचना प्राप्त करते हैं। तो ये बात आपको कौन सी रीट में याद रखनी है बेटे? उत्प्रेषण रीट में। तो उत्प्रेषण रीट का मतलब क्या होता है? सूचना प्राप्त करना। ठीक है, उत्प्रेषण को अंग्रेजी में कहते हैं सार्टोरी। अब देखो इसमें बात क्या बताई गई है, वो चीज अपन को देखना है। तो ये रीट सर्वोच्च उच्च न्यायालय के द्वारा अपने जो छोटे न्यायालय उनको जारी की जाती है, जिसमें उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय से किसी मामले के बारे में क्या प्राप्त करते हैं बेटे? सूचना प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? सूचना। तो अपन कह सकते हैं सूचना प्राप्त करने के लिए जो रीट जारी होती है वो कौन सी होती है बेटे? उत्प्रेषण रीट होती है। ठीक है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट जो रीट अपनी जारी होती है वो होती है अधिकार पर्चा। 5 नंबर जो रीट दी हुई है वो है आपके अधिकार पर्चा, जिसे कहते हैं क्यूआ वारंट। अब देखो सबसे पहली चीज तो इसका अर्थ होना चाहिए। तो अर्थ क्या है? क्या हक है आपका। मतलब ये जो रीट होती है ना, इसमें बहुत अच्छी बात बताई गई है कि ये रीट किसी भी अन्य पद पर कार्य करने से किसी व्यक्ति को रोकने के लिए जारी की जाती है। तो सबसे पहली चीज तो यही बात ये याद रखना है, ये रीट किसी व्यक्ति को किसी अन्य सरकारी या राजनीतिक पद पर कार्य करने से रोकने के लिए जारी की जाती। तो कहने का मतलब ये कि ये रीट किसी व्यक्ति को किसी अन्य सरकारी या राजनीतिक पद पर कार्य करने से रोकने के लिए जो रीट जारी होती है वो कौन सी होती है बेटे? अधिकार पर्चा होती है। अब सर इसमें क्या होता है, ऐसी क्या स्थिति होती है कि ये रीट जारी होती है? तो देखो सबसे पहली चीज तो मान लो किसी भी व्यक्ति का कोई भी सरकारी पद है, जैसे वो कलरक पद पर नियुक्त है और वो मान लो कलरक से बढ़कर तहसीलदार का काम कर रहा है, मतलब उसकी कुर्सी पर जाके बैठ के कार्य कर रहा है। तो इस कंडीशन में अपन सीधे अपील कहाँ पे कर सकते हैं? सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय में कर सकते हो। उस समय वो एक रीट जारी करते हैं जिसका नाम है अधिकार पर्चा। अब उस रीट के माध्यम से उस व्यक्ति को ये कहा जाएगा तो जिस पद पर कार्य कर रहा है उसके लिए आपके पास में क्या योग्यता है। यदि योग्यता नहीं पाई जाती है तो उस बंदे को उस पद से हटा दिया जाता है और उस पद को यानी न्यायालय के द्वारा रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो ये भी चीज याद रखना। इसके तहत संबंधित पद को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो ये बातें आपको विशेष तौर से किसमें याद रखना है बेटे? अधिकार पर्चा। इसी प्रकार अपना जो मौलिक अधिकार मेन थे वो हो गए क्या बेटे? समाज। तो 5 प्रकार के हमने रीट पढ़ ली जो हमारा सर्वोच्च और राज्य का उच्च न्यायालय जारी करता है। सर्वोच्च अनुच्छेद नंबर 32 के तहत, राज्य का उच्च न्यायालय अनुच्छेद नंबर 226 के तहत। ये दोनों अनुच्छेद आपको विशेष तौर से याद रखना है। बात के अंदर इन सब का अर्थ याद रखना है कि अधिकार पर्चा का अर्थ क्या होता है? क्या हक है आपका। उसी प्रकार इससे पहले उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है? सूचना प्राप्त करना। इससे ऊपर प्रतिषेध का मतलब मना करना। इससे ऊपर कौन सा है बेटे? प्रतिषेध के पहले परमादेश मतलब कर्तव्य। और बंदी प्रत्यक्षीकरण में आपको 24 घंटे याद रखना है। तो ये चीजें अपन को विशेष तौर से याद रखना है। अब
अपना अगला टॉपिक होगा निवारक नजरबंदी, उसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है।